नमस्कार, मैं प्रकाश। आज हम बात करेंगे भाषा परिवार के बारे में। पिछले वीडियो में हमने चर्चा किया था व्याकरण और उससे संबंधित कुछ तथ्यों के बारे में। उस वीडियो के अंत में मैंने इस बात की भी चर्चा की थी कि आने वाले वीडियो में मैं भाषा परिवार के बारे में बताऊंगा। तो भाषा परिवार के बारे में मैं कुछ बताऊं या कुछ समझाऊं, उसके पहले मैं चाहता हूं कि मैं आपके सामने कुछ अन्य तरह की बातों को रखूं, जिससे क्या हो, भाषा परिवार को समझना आसान हो सके। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे कि हम समाज में देखते हैं कि जिस प्रकार से क्या होता है, मनुष्यों का अपना वंश होता है। जैसे कि आप अपने आसपास में देखिएगा तो बहुत सारे लोगों का ऐसा एक ग्रुप मिल जाएगा जो क्या होंगे, एक ही खानदान से संबंध रखते होंगे। जैसे कि कोई व्यक्ति, उसके दादा, परदादा, चाचा, उसके भतीजे, पुत्र, ये सब कैसे लोग होते हैं, एक ही परिवार से संबंधित होते हैं, यानी कि एक ही खानदान के होते हैं, एक ही वंश के होते हैं। तो जैसे मनुष्यों का अपना वंश होता है, उसी प्रकार से क्या होता है, भाषाओं का भी अपना एक वंश होता है, अपना एक खानदान होता है, यानी अपना एक परिवार होता है। सोच करके थोड़ी इस बात को सुन करके शायद आपको हैरानी हो, लेकिन सच यही है। ऐसा माना जाता है कि दुनिया में आज जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, उसमें अनेक ऐसे भाषाओं के आपको समूह मिल जाएंगे। मैंने जो कहा उसको ध्यान सुनेगा कि आज दुनिया में जितनी भी भाषाएं बोली जाती है, उन सभी भाषाओं में ऐसे अनेक समूह आपको मिल जाएंगे, भाषाओं के समूह, जिनकी उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से हुई मानी जाती है। यानी माना जाता है कि कुछ मूल भाषाओं से बहुत तरह की भाषाओं का जन्म हुआ है। तो वो सभी भाषाएं जिनकी उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से हुई है, उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार का माना जाता है। मैं इस बात को एक बार फिर से आपके सामने दोहराना चाहता हूं कि वो सभी भाषाएं जिनकी उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से हुई मानी जाती है, उन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार का माना जाता है। चलिए ध्यान दीजिएगा, बोर्ड पे जो लिखा गया, जैसे कि भारत में बहुत तरह की भाषाएं बोली जाती है, ठीक है ना। उन भाषाओं में कौन कौन, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगला, मराठी, नेपाली। नेपाली याद रखिएगा, नेपाल में भी बोली जाती है, और भारत के कुछ राज्यों में भी जहां तक कुछ लोग नेपाली भाषा का उपयोग करते हैं। तो ये जो सारी भाषाएं हैं, एक बार मैं फिर से इनके नाम रख रहा हूं आपके सामने, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगला, मराठी, नेपाली। इनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। ठीक उसी प्रकार यूरोप में बहुत सारी ऐसी भाषाएं हैं जो बोली जाती है, जैसे अंग्रेजी, जर्मन, उनकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है। और संभवतः ऐसे माना जाता है, संभवतः नहीं, आप अक्सर ऐसे देखते होंगे कि अंग्रेजी में ऐसे बहुत सारे वर्ड्स हैं ना, जो यूनानी और लैटिन भाषाओं से लिए गए हैं। समझ में आई बात? तो कहने का मतलब क्या होता है, आप जरा ध्यान दीजिएगा। इस सारणी में मैंने जितनी भाषाएं मैंने लिखी है ना, जितनी भाषाएं, चाहे वो हिंदी, सिंधी, पंजाबी, हरियाणवी, गुजराती, बंगला, मराठी, नेपाली है, ये सब संस्कृत से पैदा हुई है। और इस सारणी में जो भी भाषा लिखी है, ये सब ग्रीक या फिर कुछ चीजें ईरानी से निकली होंगी। मेरे ख्याल से अंग्रेजी और जर्मन यूनानी भाषा से निकली है, यानी उससे उत्पन्न हुई है। और ये जो भाषाएं है ना, संस्कृत, ग्रीक और ईरानी, इसके साथ भी कुछ और भाषाएं हैं जिनकी उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से हुई है। मैं एक बार फिर से इस बात को दोहरा देना चाहता हूँ कि यहाँ पे आपको हिंदी से लेकर के नेपाली तक जो भाषाएं आपको दिखाई दे रही है, इनकी उत्पत्ति संस्कृत से हुई है। उसी प्रकार अंग्रेजी की उत्पत्ति ग्रीक और शायद लैटिन भाषा से हुई है, ठीक है ना। तो कहने का मतलब क्या होता है, इन भाषाओं की उत्पत्ति इनसे हुई और इन भाषाओं की उत्पत्ति इनसे हुई। और ये जो भाषाएं यहाँ पे आप देख रहे हैं ना, संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, इनकी उत्पत्ति पहले की किसी एक अन्य मूल भाषा से हुई है। तो इसलिए क्या माना जाता है, इन सभी भाषाओं को एक ही खानदान का, एक ही वंश का, एक ही परिवार का माना जाता है। और कहा जाता है कि ये सारी की सारी भाषाएं क्या हैं, एक भाषा परिवार की हैं। और इनको नाम भी दिया गया, इनके भाषा परिवार के लिए एक नाम भी रखा गया है। इनके भाषा परिवार को नाम दिया गया क्या, तो भारत यूरोपीय भाषा परिवार। समझ रहे हैं मेरी बात? यानी कि इस सारणी में जितनी भी भाषाएं आपको दिखाई दे रही है ना, संस्कृत हो, ग्रीक, यूनानी एक ही भाषा है। ग्रीक भाषा को ही यूनानी भाषा कहा जाता है। तो मैं रिपीट कर रहा हूं, फिर से सुनिएगा, संस्कृत, ग्रीक, ईरानी, हिंदी, सिंधी, पंजाबी, गुजराती, हरियाणवी, मराठी, बंगला, नेपाली, अंग्रेजी, जर्मन, ये सभी भाषाएं एक ही भाषा परिवार की है। समझ में बात ना, यानी इनकी उत्पत्ति किसी एक ही मूल भाषा से हुई है, इसलिए इन सभी भाषाओं को एक भाषा परिवार का माना जाता है। उसी प्रकार से दक्षिण भारत में बोली जाने वाली भाषाएं कौन कौन से, तो तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम,
ये जो तमिल, तेलुगु, मलयालम और कन्नड़ भाषाएं हैं, इनकी उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से मानी जाती है। तो इसलिए क्या हुआ, ये जो भाषाएं हैं ये सभी एक ही क्या हुई, भाषा परिवार की हुई, और इनके भाषा परिवार के लिए नाम दिया गया क्या, द्रविड़ भाषा परिवार। यानी कि तमिल, तेलुगु, कन्नड़ और मलयालम भाषाओं का संबंध द्रविड़ भाषा परिवार से है, और उसी प्रकार इस शादी में जो भी भाषाएं दी गई है उनका संबंध किससे है, भारत यूरोपीय भाषा परिवार से है। तो जैसे कि मैंने पहले ही कहा था कि जैसे क्या होता है, मनुष्यों का अपना एक खानदान होता है, वंश होता है, उसी प्रकार भाषाओं का भी क्या होता है, अपना खानदान या वंश होता है। और डिफाइन करने वक्त यानी परिभाषित करते वक्त मैंने बताया भी था क्या, वो ये बात थी कि जिन भाषाओं की उत्पत्ति किसी एक मूल भाषा से हुई मानी जाती है उन्हें क्या माना जाता है, एक भाषा परिवार का माना जाता है। मेरे ख्याल से शायद आप सब समझ चुके होंगे कि भाषा परिवार होता क्या है। ठीक है, अब इसके बाद आगे के वीडियो में मैं हिंदी के बारे में चर्चा करूंगा। हाँ, एक बात तो मैं बताना भूल ही गया था, यहाँ पे मैंने पाली और प्राकृत भाषा लिखी नहीं थी, ये प्राचीन भारत की भाषाएं हैं। तो संस्कृत से ही पाली और प्राकृत भाषाओं का क्या हुआ था, उत्पत्ति हुई थी उनकी। तो पाली और प्राकृत भाषा भी इसी परिवार में आएंगी। तो पाली और प्राकृत भाषाओं का जिक्र करना जरूरी था। इसके बाद वाले वीडियो में मैं हिंदी के बारे में बात करूंगा कि वहाँ पे अभ्रंश शब्द का भी मैं जिक्र करूंगा, और हिंदी के बारे में बात करूँगा कि हिंदी की उत्पत्ति कैसे हुई थी, और आगे चल करके हम लोग हिंदी व्याकरण के बारे में पढ़ेंगे। धन्यवाद।